जय हिंद। देखिए, 15वें राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और उड़ीसा की आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी हमारी 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और इनका शपथ ग्रहण भी हो गया, सारी फॉर्मेलिटीज हो गई। हम लोग ये समझते हैं कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन वोट देता है, राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए सबसे टफ योग्यता क्या होती है और एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, इस सब के बारे में समझते हैं। देखिए, हमारा देश जब बन रहा था, संविधान बन रही थी, तो भारत को रिपब्लिक न रख के ना ही गणराज्य रखा गया, दोनों कॉमन रखा गया। देखिए, रिपब्लिक किसे कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग गणराज्य कहते हैं। गणराज्य उसे कहा जाता है जहां राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। देखिए, राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख है, शासन के प्रमुख नहीं है। तो जहां कहीं पे राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है उसे हम लोग कहते हैं गणराज्य कहेंगे। तो हमारा देश जो है, हमारे राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं और उनका चुनाव भी होता है, तो उस हिसाब से हम रिपब्लिक भी आ जाते हैं, गणराज्य आते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? तो डेमोक्रेसी जो होता है जिसमें शासनाध्यक्ष का चुनाव होता है। शासनाध्यक्ष हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, तो हमारे यहाँ शासनाध्यक्ष का भी चुनाव होता है और हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष का भी चुनाव होता है। तो इस हिसाब से हम लोग हो गए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है, यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। गणराज्य इसलिए क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में बैठे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, और लोकतंत्र इसलिए क्योंकि शासनाध्यक्ष के रूप में बैठे प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। कितने होते हैं? तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अंग कितने होते हैं? तो 3 अंग हो जाते हैं। तो उसी में एक अंग का चुनाव, सभी अंगों का चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। 5 सालों पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति की उम्मीदवार जो कोई भी खड़ा हो सकता है, उसको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल आयु होना चाहिए, इस शर्त को तो कोई इजिली पार कर सकता है। पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी जो होता है ना, वो लाभ का पद होता है। जैसे आप देखेंगे कोई राज्यपाल है, वो लाभ का पद नहीं है, नेता लाभ का पद नहीं है, मंत्री लाभ का पद नहीं है। संविधान के हिसाब से ये जनता के सेवक है। सरकारी नौकरी में रहेंगे ना तो लाभ का पद हो जाएगा, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये सब नॉर्मल योग्यताएं, ये किसी के पास हो जाती है। सबसे टफ जो योग्यता होती है वो 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। कौन कौन देगा, यहां ये डिसाइड करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी हमारे द्वारा चुने गए लोग ही वोट डालते हैं। तो पहले हम ये समझ जाते हैं कि राज्यों से कौन कौन वोट डालेगा, फिर केंद्र में चलेंगे। देखिए, राज्य के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी विधानमंडल का होता है, और विधानमंडल जो होता है हर एक राज्य में होता है। विधानमंडल हमारे यहाँ 28 राज्य जो है, अभी 28 राज्य। तो देखिए, 28 राज्यों में विधानसभा है, तो विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो 2 अंग हो गए। जिस तरह से संसद के 2 अंग, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह राज्यों में, हर राज्य में विधानसभा के 2 अंग, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है। पहले 7 राज्य में था, जम्मू कश्मीर तो टूट गया तो वहां का हटा ही दिया। टोटल 6 राज्यों में ही अभी विधान परिषद है। 6 राज्य, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो वो 6 राज्यों में विधान परिषद है। बाकी राज्यों में केवल और केवल विधानसभा होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कहा गया है कि विधान परिषद भाग नहीं लेगी। इसलिए कहा गया है कि विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेंगे क्योंकि ये विधान परिषद हर एक राज्यों में नहीं है। जब विधान परिषद हर एक राज्य में बना दिया जाएगा, जैसे बंगाल में बना दिया जाएगा, पंजाब में, राजस्थान में, मतलब 2800 राज्य में जिस दिन ये बना दिया जाएगा, उस दिन ये इसको भी चुनाव में लड़ने का, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। आगे समझते हैं कि अब ये लोग अपना वोट डालते कैसे हैं, आनुपातिक पद्धति से कैसे डाला जाता है वोट। राष्ट्रपति के चुनाव अभी भी पर्ची पे होता है, ईवीएम मशीन पे, पर्ची के सिस्टम से होता है, और यहां पर ए सिंगल वोट नहीं दिया जाता है। जैसे अगर किसी गांव में 3 गो मुखिया है, हम सोचेंगे इनको भी वोट दे दे, इनको भी वोट दे दे, इनको दे, तो किसी को वोट नहीं जाएगा, वोटे बोगस हो जाएगा। बट राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रिफरेबल वोट दिया जाता है, समानुपातिक पद्धति होती है। समानुपातिक पद्धति, समानुपातिक मतलब हमें सबको वोट देना है। जो जो चुनाव में खड़ा है हमको सबको वोट देना है। लेकिन जिस वोट को हम लोग देते हैं वो तो सिंगल वोट होता है, सिंगल, एक बार दीजिए बस किसी एक को। प्रोपोर्शनल वैल्यू नहीं दे सकते। जैसे हमारा मन किया कि 3 आदमी यहाँ चुनाव में खड़ा है, एक आदमी का नाम है राष्ट्रपति के चुनाव में ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी, मान के चलिए।
अब हम लोग को जो वोट देना है, यानी जो एमपी और एमएलए को वोट देना, आपको पता है इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन वोट दे, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब यार इन्हीं को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। 300 4033 ये 776 ये, इन्हीं को मिला देते तो इन्हीं को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो इन्हीं लोग को वोट डालना है। तो ये लोग ना सीक्वेंस में देते हैं, सबसे अच्छा कौन लगा, तो सपोज कीजिए किसी को सबसे अच्छा लगा ये, और 2 नंबर पे कहा कि ना बी वाला हमको ठीक नहीं लगता, इसको हम पसंद नहीं करते, हम 2 नंबर पे इनको रखेंगे। और 3 नंबर पे हम कहेंगे मजबूरी है कि सबको वोट देना ही है, तो चल भैया तुमको हम सबसे लास्ट कर दिए। यानी हम अपनी वरीयता क्रम में राष्ट्रपति उम्मीदवार जितने भी खड़े हुए हैं, जैसे इस बार 2 ही खड़े हुए थे, तो सपोज कीजिए 3 खड़े होते, तो हमको जितने लोग खड़े हैं सबको उनके वरीयता क्रम में वोट डालते जाना है। तो हमको सबसे अच्छा लगा, सपोज करिए किसी एक को सबसे अच्छा ये लगा यहाँ पे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगला इंसान आया वोट डालने, अगला को लगा कि नहीं हमको ये पसंद नहीं है, हम इसको 2 नंबर पे डालेंगे, और हमको ये वाला ज्यादा पसंद है, ये वाला उम्मीदवार को हम 1 डालेंगे, आई तो हमको पसंद है नहीं, हम इनको 3 डाल दिए। तो यहाँ दूसरा आदमी ने ऐसे वोट डाल दिया, वो भी प्रीफरेंस में देगा अपने वरीयता क्रम के हिसाब से। अब अगला आदमी आएगा वोट डालने, क्योंकि टोटल सांसद 776 हैं, टोटल विधायक 833 हैं, 4033 हैं। तो अब अगला आदमी आएगा वोट डालने, वो कहता है कि नहीं हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं ए को, और 2 नंबर पे पसंद करते हैं बी को, और 3 को तो हम एकदम लास्ट में देंगे। ये दे दिया यहाँ पर, ऐसे कर दिया यहाँ पर। फिर अगला इंसान आएगा वोट डालने, अगले इंसान को लगेगा कि नहीं हमको ये ठीक नहीं लग रहा, हम इसको एकदम यहाँ डाल देंगे, इसको हम 1 नंबर पे रखेंगे, इसको 2 नंबर पे हम वोट डालना चाहते हैं। इसी तरह करते करते नेक्स्ट आएगा तो वो इसको कर देगा कि भाई हम इसको 3 नंबर पे रखते हैं, इनको 2 नंबर पे रखते हैं, इसको 1 नंबर पे रखते हैं। अब इस तरह से करते करते हम 4809 का थोड़े ना करेंगे, हम यहाँ एग्जाम्पल में इतने लोगों से वोट डला दिए, 1 2 3 4 5 आदमी से वोट डला दिए। ऐसे ही कर करके टोटल वोट कितना जाता है, 776 और 4033, यानी 4809 वोट जाता है। तो हम पूरा यहाँ नहीं ना वोट डालते फिरेंगे यहाँ पर ताकि भर जाएगा, जगह भर जाएगा, हम बस इसे समझाए हैं। इस तरह से डाला जाता है वोट। अब हम देखते हैं कि किस तरह से प्रथम चरण की मतगणना और द्वितीय चरण की मतगणना होती है। ध्यान से समझिए, अब मतगणना कैसे होगी। जब मतगणना होगी यहाँ पर, तो सबसे पहले प्रथम चरण की मतगणना होगी। प्रथम चरण की मतगणना, प्रथम चरण की मतगणना में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि 1 नंबर पर सबसे ज्यादा किसे पसंद किया गया है, यानी पहली वरीयता सबसे ज्यादा किसे पसंद किया गया। तो 1 नंबर पर आप गिन के बताइए। हम तो यहाँ बस एग्जाम्पल के तौर पे 5 वोट लिए हैं, वैसे तो सबने वोट डाला रहा था। 1 नंबर पे कितने लोगों ने सेलेक्ट किया, ध्यान से देखिए। 1 नंबर पर ए को 1 2, यानी 2 लोगों ने इसे पहली प्राथमिकता दी है, और इनको देखिए 1 और 2, इसको भी 1 नंबर पर 2 लोगों ने प्राथमिकता दे दी है, और इनको केवल 1 ही ने दिया है। अब बताइए कौन जीतेगा। देखिए सबसे ए को पहली वरीयता 1 और 1 2 लोगों ने वरीयता दिया था, और बी को भी 2 लोगों ने पहली वरीयता दे दिया था, और इनको तो पहली वरीयता 1 ही आदमी दिया था। तो ये दोनों तो बराबर हो गए, ये तो एकदम क्या हो गए, खत्म हो गए। तो इनमें क्या होता है कि इनके वोट को इन दोनों में ट्रांसफर कर दिया जाता है, कहा जाता है कि तुम जाओ, अब हारिए गए हो तो घरे चल जाओ, तुम्हारे वोटों का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल संक्रमणीय। तो ये हो गया एकल संक्रमणीय गिनने का तरीका। और अनुपातिक पद्धति मतलब हो गया हम सबको उनके अनुपात में वोट डालेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय, यानी जो कम वोट पाया है उसका वोट बाकियों को दे दिया जाता है कि भाई तुम जाइए रहो तो हमेशा के लिए जाओ, और तुम जीत रहे हो तो अच्छा से जीतो। और अनुपातिक पद्धति का मतलब होता है कि अनुपात में वोट डालना है, समझना कि नहीं। अब ये बताइए, पहली चरण की मतगणना में तो कोई जीता ही नहीं, दोनों बराबर हो गए। अब बताइए ए जीतेगा कि बी। तब यहां होता है द्वितीय चरण की मतगणना। द्वितीय चरण की जब मतगणना होगी तो हम लोग अब देखेंगे कि द्वितीय वरीयता किसको ज्यादा मिला है, क्योंकि प्रथम वरीयता में तो दोनों को बराबर बराबर मिला, द्वितीय वरीयता किसको ज्यादा मिला है। तो 2 नंबर पर इनको 1 आदमी ने पसंद किया, 2 नंबर पर 1 आदमी ने यहां पर पसंद किया है, तो यहां लिखेंगे 1। और कोई इनको 2 नंबर पर रखा है नहीं, ये तो खत्म ही हो गए। इनको 2 नंबर पे कितने लोगों ने रखा है, 1 और 2, यानी इनको 2। इस हिसाब से विजेता हो गए 2 नंबर, यानी बी वाला व्यक्ति विजेता हो गया। और यह बी जो विजेता हुआ है वो प्रथम चरण में नहीं हुआ है, वह द्वितीय चरण में हुआ है।
तो जब कभी भी प्रथम चरण में वोट बराबर हो जाते हैं तब द्वितीय चरण की मतगणना आती है। यह नौबत आया था बीबी गिरी के समय। तो बीबी गिरी जो चुनाव जीते थे वो द्वितीय चरण की मतगणना में जीते थे। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। हम लोग वोट नहीं डालते हैं, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए एमपी और हमारे द्वारा चुने गए एमएलए वोट डालते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा अनुपातिक प्रणाली में किया जाता है। तो इस प्रोसेस से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी को 6,76,803 वोट मिले हैं और वहीं इनके जो प्रतिद्वंदी थे यशवंत सिन्हा जी, इनको 3,80,177 वोट मिले हैं। यानी अगर परसेंटेज में बात करें तो 64% वोट मिले हैं द्रौपदी मुर्मू जी को और लगभग 36% वोट मिला है यशवंत सिन्हा जी को। इस प्रकार एक भारी अंतर से द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीत गई। ये एक आदिवासी समाज से आती है और ये आदिवासियों के लिए शुरू से बहुत कुछ की है।